किसी ओझा या पंडित से मिलकर पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन जिसके पीछे डायन पड़ जाए उसका कुछ नहीं हो सकता। ये बात आज से 25 वर्ष पहले की है। मेरा नाम राकेश पंडित है। मैं 18 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती हो गया था। इंटरमीडिएट करने के बाद से ही गांव में दोस्तों के साथ समूह बनाकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही एक गांव से दूसरे गांव तक दौड़ लगाते थे। गांव में उस वक्त सुबह सुबह लॉन्ग जंप, रस्सी कूद, दंड बैठक, ये सब नित्य खेल के हिस्से जैसे हो गए थे। शायद यही कारण रहा कि इंटरमीडिएट के बाद फौज की भर्ती में पहली बार में ही मेरा चयन हो गया था। उस जमाने में गांव के लगभग हर लड़के की फौज की नौकरी पहली पसंद होती थी। मेरा चयन गढ़वाल राइफल्स में सूबेदार के पद पर हुआ था। ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली नियुक्ति जम्मू में पठानकोट नामक जगह पर हुई थी। कुछ वक्त के बाद मेरी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई थी और लगभग 1.5 साल बाद मैं अपने गांव जाने वाला था। मेरे गांव का नाम नया गांव है, जो देहरादून रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। उस दिन मैंने अपना सामान फटाफट पैक किया और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं पठानकोट से दिल्ली वाया ट्रेन आया। उसके बाद उसी शाम ठीक 6 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए मैंने बस पकड़ी। मैं ठीक रात 12:15 बजे देहरादून बस स्टैंड पर पहुंच चुका था। इतनी रात को नया गांव जाने के लिए कोई भी बस या किसी तरह की गाड़ी नहीं थी। गांव जाने के लिए सुबह 7:30 बजे पहली बस थी। मैंने अपने गांव पैदल ही जाने का निश्चय किया। मुझे आज भी बिल्कुल ठीक ठीक याद है। वो अक्टूबर का महीना था। साल का ये एक महीना ऐसा होता है जिसमें ना तो ठंड का अनुभव होता है ना गर्मी का। मैं अपने गांव की तरफ बढ़ चला। लगभग 2 घंटे पैदल चलते चलते मैं भुट्टी गांव पहुंच गया। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। भुट्टी गांव में ही सड़क किनारे एक कब्रिस्तान था, जिसके गेट से जरा सा अंदर जाते ही हैंडपंप था। मैंने अपने पिट्ठू बैग को नीचे उतारा और पानी पीने के लिए अंदर चला गया। मेरी नजर वहां कब्रिस्तान में दफनाए हुए एक कब्र पर पड़ी। कब्र की ताजी मिट्टी को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज सुबह ही यहाँ किसी को दफनाया गया होगा। मेरे मन में विचार आया कि यह भी क्या जगह है, इंसान को मरने के बाद उसकी असली औकात दिखाती है। लोग पूरी जिंदगी इसी धोखे में जीते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब मेरा है। किसी ने सच ही कहा है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन इंसान के मरने के बाद क्या होता होगा? क्या सच में आत्माएं होती हैं जो कि मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर जाती हैं, या वो आत्माएं हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद रहती हैं? अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरे विचारों की श्रृंखला टूटी और मैं पानी पीने के लिए हैंडपंप की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हैंडपंप के हत्थे को अपनी हथेली से पकड़कर नीचे की तरफ किया, कुई कुई की आवाज करते हुए पानी आने लगा। हैंडपंप की हालत नाजुक थी। लगता था जैसे कब्रिस्तान के अंदर हैंडपंप होने की वजह से स्थानीय लोग इसका उपयोग बहुत कम करते थे। अपनी प्यास बुझाते ही मैंने अपने पिट्ठू बैग को पीछे लादा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। यहाँ से नया गांव 1.5 किलोमीटर ही दूर था। भुट्टी गांव और नया गांव के बीच एक बड़ी सी पुलिया पड़ती थी। पुलिया के उस तरफ नया गांव की सीमा लगती थी, तो इस तरफ से भुट्टी गांव का क्षेत्र आरंभ हो जाता था। घड़ी में ठीक 2:30 बज रहे थे। सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ खूब अंधेरा पसरा हुआ था। इस वक्त गांव में कोई जंगली जानवर भी नहीं दिख रहा था। मैं जैसे ही पुल पर पहुंचता हूं तभी मुझे कुछ हलचल सुनाई देती है। जब मेरी नजर सामने पड़ती है तो मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता हूं। मैंने देखा सामने पीपल के पेड़ के नीचे 4 औरतें हैं जिनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। उस पीपल के पेड़ के नीचे अग्नि जल रही है। एक औरत हाथ में किसी इंसानी खोपड़ी का कंकाल लेकर बैठी हुई है और बाकी की 3 औरतें कुछ मंत्र पुटपुटाते हुए उस औरत के गोल गोल चक्कर काट रही हैं। जब मैंने ध्यान देकर उन औरतों को देखा तो 3 औरतों को तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाया, लेकिन चौथी औरत का चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए। उस औरत को मैं पहचानता था। वो मेरे बचपन के मित्र विवेक कुमार की धर्मपत्नी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस तरह की विचित्र स्थिति का सामना नहीं किया था। एक पल को लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने जैसे ही अपनी आंखों को मीचकर दोबारा देखने की कोशिश की तो वही नजारा मेरे सामने था। मैं वहीं पुल के ऊपर किसी कोने में दुबक कर ये सब देखने लगा कि आखिर ये माजरा क्या है। थोड़ी देर में जो औरत बैठी हुई थी
वो अपनी जगह से उठी और दोनों हाथों को ऊपर कर चांद की तरफ देखते हुए अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। कुछ देर चांद की तरफ देखने के बाद वो दोनों हाथों को उठाकर पीपल के पेड़ के उल्टे चक्कर यानी वामावर्त दिशा में काटने लगी। लगभग 3 चक्कर लगाने के बाद उसके साथ की तीनों औरतें भी उसी तरह अपने हाथों को उठाकर पीपल के चक्कर काटने लगी। मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था कि इस तरह नग्न होकर कौन सी साधना हो रही है। उनकी ये अजीब हरकतें देखकर मेरी समझ में इतना तो आ रहा था कि ये जरूर कोई तंत्र साधना कर रही हैं। मैं उन लोगों की इस अजीब तंत्र साधना में इतना खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि इन लोगों ने उस पीपल के पेड़ के कितने चक्कर काटे। वो नग्न स्त्रियां बहुत ही अजीब लग रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए ना चाहते हुए भी अपनी नजरें हटा ली। इस तरह की घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैंने थोड़ी देर में दोबारा देखा तो वो अपने अपने कपड़े पहनकर गांव की तरफ जाने लगी। मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं उनका पीछा करूं। जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो देखा सुबह के 3:30 हो गए थे। मैंने तकरीबन 4 बजे तक वहीं पुल पर बैठकर इंतजार किया और उसके बाद वहां से अपने गांव की तरफ बढ़ गया। मैं ठीक 4:35 पर अपने गांव पहुंच गया था। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए अपने बचपन के मित्र विवेक कुमार से भी नहीं मिला। विवेक के घर का नाम गुड्डू था। वो अपने घर में और सभी परिचितों के बीच में गुड्डू के नाम से ही प्रचलित था। सुबह नहा धोकर मैं सबसे पहले गुड्डू के पास जाऊंगा और सारी सच्चाई उसके सामने रख दूंगा। मन में उससे मिलने का विचार लेकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। अपने घर से कुछ दूरी पर ही चला था कि मैंने देखा कि कुछ लोग किसी की लाश कंधे पर रखकर जा रहे थे। मैं वहीं कोने में सहम कर खड़ा हो गया। जब अर्थी वहां से चली गई तब मैं गुड्डू के घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में ही मैं गुड्डू के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने जैसे ही उसके घर के दरवाजे को ठकठकाया, ये देखते ही मेरी आंखें फैल गईं कि गुड्डू की घरवाली ने दरवाजा खोला था। तो मुस्कुराती हुई बोली, अरे वाह, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। आइए अंदर आ जाइए। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उनसे कुछ कह सकूं। मैं डरते हुए उन्हें देख रहा था और कुछ भी कहने में असमर्थ था। तभी अचानक उन्होंने हंसते हुए मेरे दाहिने हाथ की कलाई पकड़ी और अंदर की तरफ खींच लिया और दरवाजे में कुंडी लगा दी। मेरा मित्र गुड्डू हंसते हुए आया और बोला, क्या हुआ, तेरे ऐसे तोते क्यों उड़े हुए? मैंने अपने आप को संभाला और बनावटी हंसी हाथ बनाता हुआ फिर बोला, नहीं तो मैं बिल्कुल ही सही हूँ। ओहो, लगता है इन्होंने अभी इस गांव के मुखिया जी की शव यात्रा देखी, उसकी वजह से ये आहत हो गए हैं। बड़े भले मानस थे बेचारे, लेकिन नियति के आगे किसकी चली है। भाभी ये कहकर हंसते हुए शायद चाय नाश्ते के लिए रसोई घर की तरफ चल पड़ी। उनके जाते ही मैंने सोचा यहाँ इस तरह बताना सही नहीं होगा, ये मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगा। मैंने भाभी के रसोई घर में जाते ही गुड्डू से कहा, भाई मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है तो कर, बोल क्या कहना है, गुड्डू ने पूछा। भाई वो बात मैं यहाँ नहीं बता सकता, कहीं बाहर चलते हैं, मैंने तुरंत उसे जवाब दिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तेरे घर पर ही आ जाता हूँ, ये सही रहेगा? गुड्डू ये कहकर मुस्कुराने लगा। नहीं, ये बात इतनी गोपनीय है कि मैं उस बात को अपने घर पर भी नहीं बता सकता, मैंने इस बार भारी आवाज से कहा। ठीक है, शाम को हम अपने गांव के पास जो अंग्रेजों का जमाने वाला पुल है वहां मिलते हैं, बोल सही है ना? गुड्डू ये कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने भी उसको हाँ कहा। अभी यही सब बातें हो रही थी कि भाभी चाय और बिस्कुट लेकर आ गई। मेरे अंदर अब इतना ज्यादा डर समा गया था कि मैं अपनी जगह से झटके से उठा और गुड्डू को ये कहते हुए चला गया कि मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मेरे अचानक इस बर्ताव को देखकर वो दोनों बहुत चक्के से रह गए। मैं दिन में खाना खाकर छत पर थोड़ी देर टहलने चला गया। जैसे ही मेरी नजर अपनी गली में पड़ी, मेरे होशो हवास उड़ गए। एक के पीछे एक बारी बारी से 5 शवों को लेकर लोग राम नाम सत्य कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरे दिमाग में हलचल बढ़ गई। मुझे लगा शायद हमारा गांव किसी महामारी की चपेट में आ गया है। बहुत विचलित हो गया था मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक गांव में एक साथ इतने लोगों को मरते हुए नहीं देखा था। मैं इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक मेरी चाची वहां आ गई।
उन्होंने मुझे इस तरह परेशान होते देखा तो मुझे नीचे साथ चलने को कहा। वो मुझे अपने साथ लेकर पूजा वाले कमरे में लेकर आ गई और बोली, बेटा हम लोग तुमको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी सच्चाई से वाकिफ करा दें। पिछले 1 साल से अपने गांव में डायनों का साया चल रहा है। क्या चाची, आप तो बच्चों जैसी बातें कर रही हैं, मैंने झुंझुलाकर कहा।